दोस्तों, विडंबना कहें या फिर दुर्भाग्य, नाथूराम गोडसे एक ऐसा शख्स जो देश के विभाजन का बदला लेने चला था। उसी शख्स पर आज के वक्त हमारा देश बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग उन्हें देशभक्त के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग नाथूराम गोडसे को एक कट्टर चरमपंथी से ज़्यादा नहीं समझते। इस वक्त कौन से विचार वाले तादाद में सबसे ज़्यादा है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा तो होता ही है कि आखिर एक हत्यारे पर इतनी चर्चा क्यों? क्या थी हत्या की असली वजह? और आखिर इतिहास गोडसे को किस तरह याद करेगा? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री चैनल की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात सभी जानते हैं कि 20 जनवरी 1948 को शाम के 5 बजे गांधी जब पूजा के लिए बाहर आए तो नाथूराम गोडसे भीड़ से होते हुए उनके पास जा पहुंचे। पहले तो उसने गांधी को प्रणाम किया और फिर मौका देखते ही एक के बाद एक करके 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। शाम के 5:48 पर देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। गोडसे इसके बाद वहां से भागे नहीं और इधर भीड़ ये सब देखकर सन्न थी। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने होश संभाला वो गोडसे पर टूट पड़े और गोडसे को पीटने लगे। जिंदगी भर अहिंसा की रट लगाए देश के राष्ट्रपिता एक तरफ अधमरे पड़े थे और दूसरी तरफ उनके हिंसक समर्थक उनके आदर्शों की हत्या कर रहे थे। खैर, इसके बाद पुलिस के दखल से गोडसे को भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया और गोडसे का नाम पूरी दुनिया ने अखबारों और रेडियो पर शायद पहली बार सुना। गोडसे का ये गांधी को मारने का कोई पहला प्रयास नहीं था। इससे 10 रोज पहले यानी 20 जनवरी को भी गांधी पर हमला हो चुका था। जब गांधी मंच से भाषण दे रहे थे तब गोडसे और उसके साथियों ने वहां एक ग्रेनेड फेंका। वहां पर भी भीड़ इधर उधर दौड़ने लगी। ये गोडसे का प्लान का हिस्सा था। गोडसे चाहते थे कि पहले ग्रेनेड से भीड़ इधर उधर हो जाए और उसके बाद गांधी को मारा जाए, लेकिन तब तक गोडसे के साथी दिगंबर भी सहम गए थे और वो दूसरा ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिस तरह से पहला ग्रेनेड फेंका गया वहां से सभी को भागना पड़ा। गोडसे के साथी मदनलाल पहावा वहां से नहीं भागे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन से दिल्ली पुलिस पूरे देश भर में बाकी साथियों को ढूंढने के लिए छापे मारती रही। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताया है कि इसके बाद नाथूराम गोडसे के सभी साथी अलग अलग हो गए और गोडसे अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर की ट्रेन पकड़कर निकल गए। इस ट्रेन यात्रा के दौरान गोडसे अपने आप को कोस रहे थे। उन्होंने सावरकर से किया वादा बार बार याद आ रहा था। कहते हैं कि इसी ट्रेन के सफ़र के दौरान गोडसे ने तय किया कि अगली बार गांधी की हत्या का काम वो खुद पूरा करेंगे और किसी दूसरे से नहीं करवाएंगे। गोडसे कभी खुद भी गांधी के भक्त रहे थे और गांधी को वे अपने आदर्श के रूप में देखते थे। जब गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस समय नाथूराम गोडसे स्कूल में पढ़ते थे और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गोडसे के गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए गांधी जी की हत्या के कई कारण बताए। गोडसे का कहना था कि गांधी ने हमेशा देश के हिंदुओं का साथ धोखा ही किया है और मुस्लिमों के हक में फैसले लिए। वो गांधी को एक तानाशाह बताते हुए कहते हैं कि देश में जो कुछ होता है वो गांधी की मर्जी से होता है। उन्हीं की मर्जी से जब चाहे कोई भी आंदोलन शुरू हो जाता है और जब वे चाहें उसे बंद कर देते हैं। गोडसे शायद उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ही बात कर रहे थे। कोर्ट में गोडसे गांधी पर देश का बंटवारा करने का आरोप भी मढ़ देते हैं। अपने बयानों में गोडसे कहते हैं कि गांधी बिना किसी कारण के जिन्ना की मांगों के आगे झुक गए और रातों रात देश का 1/3 हिस्सा हिंदुओं के लिए विदेशी जमीन हो गया। गांधी के अनशन पर वो टिप्पणी करते हुए गोडसे ने कहा कि ये अनशन केवल हिंदुओं से अपनी बात मनवाने का हथकंडा था। उन्हें मालूम था कि अगर वो मुस्लिम लीग के सामने बात करेंगे तो मुस्लिम लीग साफ साफ उनकी बात मानने से इनकार कर देगी और गांधी के मरने पर उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। इस बयान से आगे गोडसे कहते हैं कि अगर गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता होना चाहिए था। गोडसे ने आखिर में कहा कि उसे इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उसने गांधी को मारकर देश पर उपकार किया है। देश में जितने भी लोग गोडसे को समर्थन करते हैं वो सभी इन्हीं विचारों का समर्थन भी करते हैं, पर आज के समय में इन तर्कों से दूर रहकर
इस घटना का विश्लेषण करना जरूरी है। नाथूराम गोडसे का अकेले गांधी या कांग्रेस पार्टी पर विभाजन की जिम्मेदारी थोपना एक बेबुनियादी बात है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले नेशन थ्योरी देने वाले गांधी या जिन्ना नहीं बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी अंत तक विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार एक अटूट भारत की बात की थी और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लगातार इस मसले का हल भी निकालने की कोशिश की थी। पर जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया तो गोडसे की कही हुई बात सच साबित हो गई। देश भर में दंगे हुए और मुस्लिम लीग के सपोर्टर के आगे गांधी का अनशन भी काम नहीं आया। जब विभाजन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा तो गांधी को झुककर मुस्लिम लीग की बात माननी पड़ी। गांधी इसके बाद भी पूरे भारत में मुस्लिम और हिंदुओं की एकता पर काम करते रहे और बंटवारे के समय भी वो देश भर में घूम घूम कर दंगों की आग को बुझाने में लगे थे। गांधी की इन सब कोशिशों के ही नतीजा है कि देश की मुस्लिम आबादी ने अपने देश पर भरोसा करते हुए यहीं रहने का फैसला किया और आगे चलकर देश की उन्नति में भी अपना योगदान दिया। गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने का फैसला भी उनके सिद्धांतों को दर्शाता है। ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाले अहिंसक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। ऐसे में आंदोलन में हिंसा भड़काने से आंदोलन के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंची थी, जिसका कारण यह हुआ कि इन सब चीज़ों को रोकने का फैसला लिया गया। और ऐसा भी नहीं था कि इसके बाद गांधी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर आगे कभी आंदोलन ही ना किया हो। गांधी लगातार इसके बाद भी बहुत से आंदोलनों के नायक रहे थे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा बोला था। गांधी को हिंदू विरोधी बताने वाले लोग उस वक्त इस बात से ज़्यादा आहत थे कि वे पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे और अछूतों के हक के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ आपको हम बता दें कि गोडसे भी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और उनका संगठन लगातार इस दिशा में काम कर रहा था। दोनों में फ़र्क ये था कि गांधी सभी का विकास चाहते थे, वहीं गोडसे हिंदुओं को एक करके अन्य धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाह रहे थे। खैर, महात्मा गांधी पर आरोप हमेशा लगते रहेंगे और गांधी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं था कि उन पर आरोप ना लगे। उनके कई विचार और फैसले ऐसे थे जिनसे देश सहमत नहीं था। गांधी नैतिक मूल्यों पर भी खरे नहीं उतरते थे। पर गांधी की हत्या के अलावा भी कई और रास्ते थे। क्या किसी एक इंसान की हत्या कर देना ही देशभक्ति का एकमात्र प्रमाण देना माना जा सकता है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, गांधी को शहीद करने के बाद नाथूराम गोडसे को सजाए मौत सुनाई गई, जिसे महात्मा गांधी के परिवार ने वापस लेने की मांग की थी, परंतु कोर्ट ने उनकी ये अपील स्वीकार नहीं की और अंततः नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटका दिया गया। इस केस के जज रहे के.सी. खोसला अपनी किताब मर्डर ऑफ महात्मा में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जेल जाने के बाद पूरी तरह से बदल गए थे। चाहे गोडसे ने ये कहा था कि उसे गांधी की हत्या का कोई अफसोस नहीं है और वो इसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, लेकिन अपने आखिरी वक्त में वो अपने इस फैसले पर बहुत पछताए थे। फांसी के वक्त भी नाथूराम गोडसे काफ़ी सहमे हुए थे। गोडसे अखंड भारत का नारा लगा रहे थे। गोडसे की मौत के बाद आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरएसएस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गोडसे 1930 में ही आरएसएस से अलग हो गए थे, लेकिन गोडसे के भाई और इस घटना से जुड़े कई लोग इस वक्त भी आरएसएस के सदस्य बने हुए थे और हमेशा उन्हें आरएसएस द्वारा अकेला छोड़ देने का ही आरोप लगाया। सत्य क्या है, इसे पूरी तरह से तो फिलहाल नहीं परखा जा सकता, लेकिन मौजूदा उपलब्ध जानकारी के हिसाब से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। ये फैसला सबको अपने आप ही करना होगा कि वो गांधी, गोडसे, जिन्ना और नेहरू को किस एंगल से देखना पसंद करते हैं, और हर देश का लोकतंत्र आपको ये फैसला लेने का हक भी देता है। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी शेयर करें और रोज़ाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को हमारे साथ देखने के लिए सरल हिस्ट्री चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।